आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू में से फाइल इन्फो पे बात करने वाले हैं। Alt Shift Control I इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से Alt Shift Control और I एक साथ प्रेस कर दूं तो भी ये पैनल ओपन हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो भी फाइल इन्फो का ये पैनल ओपन हो जाता है। फाइल इन्फो के इस पैनल को हम मेटा डाटा लिखने के लिए यूज करते हैं। मेटा डाटा किसी भी डाटा के बारे में डाटा होता है, या अगर हम इसको सिंपल वर्ड में बयान करें तो मेटा डाटा किसी भी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि उस डाटा को कब क्रिएट किया गया है, किसने क्रिएट किया है, उसका साइज क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो किसी भी डाटा से रिलेटेड जो डाटा इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो मेटा डाटा होता है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस पैनल में मौजूद ऑप्शन को बताने से पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे आऊँ तो यहाँ पे पावर्ड बाय ज़ैम्प लिखा हुआ है। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद इन पे बात करेंगे। अगर आपके पास वेबसाइट के बारे में नॉलेज मौजूद है, आप वेबसाइट के बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली आप ज़ैम्प के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनाना नहीं जानते, आपके पास वेबसाइट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ज़ैम्प के बारे में भी नहीं जानते होंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ज़ैम्प एक लोकल वेब सर्वर है जिसे हम लोकल लेवल पर वेबसाइट क्रिएट करने और उसे टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, या वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट की, तो वेबसाइट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई घर हो। तो घर को बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है, हवा में तो घर नहीं बनाए जाते। तो वेबसाइट को भी अपलोड करने के लिए, उसे बनाकर रखने के लिए हमें होस्टिंग की जरूरत होती है, और वो होस्टिंग हम किसी भी इंटरनेशनल सर्वर से खरीदते हैं। हम किसी भी वेबसाइट के लिए होस्टिंग भी खरीदते हैं और डोमेन भी। अगर मैं बात करूं होस्टिंग की, तो होस्टिंग वो स्पेस होती है जहां पे हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं, और डोमेन उस वेबसाइट का नाम होता है। लेकिन जब हम वेबसाइट बनाना सीख रहे होते हैं तो हमने उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है, उसमें हमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है। उसके अलावा जब हम बनाना सीख रहे होते हैं तो उस अधूरी वेबसाइट को, जो कि कंप्लीट नहीं है, हम किसी के सामने पेश भी नहीं करना चाहेंगे। जब हम किसी इंटरनेशनल सर्वर की होस्टिंग खरीदते हैं तो हमारी वेबसाइट ऑनलाइन होती है और कोई भी इसको ओपन करके देख सकता है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम लोकल सर्वर को डाउनलोड करके वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। उस तरह से एक तो हमें पेमेंट नहीं करना पड़ती उस होस्टिंग के लिए, दूसरा वो वेबसाइट जस्ट हमारे सिस्टम में शो हो रही होती है, किसी और सिस्टम में शो नहीं होती। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो हमें डिफरेंट फील्ड दी गई हैं जिनके बारे में हम मेटा डाटा यहाँ पे ऐड करेंगे। एक ही डिजाइनर को इन तमाम फील्ड को फिल नहीं करना होता, वो अपनी फील्ड से रिलेटेड ही मेटा डाटा ऐड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक है। बेसिक में यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल है, तो जो आपका डॉक्यूमेंट है आप उसका टाइटल यहाँ पे देंगे। उसके बाद ऑथर इसका कौन है, ऑथर का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आप इसको रेटिंग दे सकते हैं। मैं इन फील्ड को फिल करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम इनको फिल क्यों करेंगे। यहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में जो इमेज स्टार्ट में आपने देखी तो वो एक लैपटॉप की इमेज थी और उसमें कुछ फाइल्स और स्टेशनरी आपको नजर आ रही थी। अगर आप अपने काम को किसी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, अपने किसी इमेज को एडिट करने के बाद किसी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं ताकि दूसरे उसे डाउनलोड करके यूज कर सकें, या वेक्टर इलस्ट्रेशन को किसी वेबसाइट पे ऐड करते हैं, या तो आप उसे सेल के लिए पेश करते हैं कि दूसरे उसे खरीदें और खरीद कर यूज करें, या फिर आप फ्री में देते हैं कि दूसरे से यूज कर लें, तो उन दोनों सूरतों में उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। यहाँ हम इन्फॉर्मेशन इमेज के हिसाब से देंगे, लेकिन अगर आप किसी डिफरेंट फील्ड पे काम कर रहे हैं, ऑडियो के लिए कर रहे हैं, वीडियो के लिए कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप अपनी फील्ड में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करूंगी और यहाँ पे unsplash.com के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो उसको मैंने ओपन करके रखा है ताकि आपको दिखा सकूं कि मेटा डाटा किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अगर मैं इसके ऊपर अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो पॉल ग्रीन हमें यहाँ नीचे इसके राइटर का नाम शो हो रहा है, और अगर यहाँ पे लेके आऊं तो यहाँ पे रोनाज एनएल शो हो रहा है, साथ पिंक फ्लावर भी लिखा हुआ शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे लेके आती हूँ तो यहाँ पे क्लोज अप फोटो फॉर
कॉमन सनफ्लावर हमें लिखा हुआ शो हो रहा है कि हमें इस इमेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन शो हो रही है और राइटर का नाम भी शो हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। आप देखें, वीनस इटली से इसको अपलोड किया गया है, पब्लिश ऑन अगस्त 6, 2016। इसे 6 अगस्त 2016 को पब्लिश किया गया है। कैनन कैमरा से इसको कैप्चर किया गया है। EOS 5D Mark II इस कैमरे का मॉडल है। फ्री फॉर यूज अंडर द अनस्प्लैश लाइसेंस, कि आप इसे फ्री यूज कर सकते हैं unsplash.com के लाइसेंस के अंदर। जब आप unsplash.com से किसी इमेज को डाउनलोड करते हैं तो आपको एट्रीब्यूट देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आपने ये इमेज unsplash.com से लेकर यूज की है। यहाँ पे नीचे हमें कुछ टैग भी नजर आ रहे हैं। आप देखें, फ्लावर इमेज, नेचुरल इमेज, प्लांट, तो यहाँ उससे रिलेटेड जो पॉसिबल टैग हो सकते हैं वो लिखे जाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है, जिससे सर्च इंजन को पता चल जाता है कि ये किससे रिलेटेड इमेज है या किससे रिलेटेड वर्क है, ताकि जब उससे रिलेटेड कीवर्ड को सर्च किया जाए तो वो उसका रिजल्ट को सामने ले आए। और उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए होती हैं जो उनको देख रहे होते हैं, ताकि उनको देखकर उन्हें आइडिया हो जाए और अगर वो उनके मुताबिक है तो डाउनलोड कर लें, अगर उन्हें खरीदना पड़ता है तो वो खरीद लें, अगर फ्री है तो वो फ्री ले सकते हैं। तो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को हम इसलिए यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ डिफॉल्ट मुझे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन लिखा हुआ शो हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे लैपटॉप इलस्ट्रेशन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में जो इमेज मौजूद थी उस पे मुझे एक लैपटॉप नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप इलस्ट्रेशन कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आऊं तो ऑथर है, तो ऑथर की जगह मैं अपना नाम ही लिख देती हूँ। उसके बाद ऑथर टाइटल है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ दिस इमेज रिलेटेड टू मुबीना बारी। और उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेती हूँ। वैसे तो हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा लेंथी ही लिखते हैं, ये इमेज हमारा किस बारे में है, इसमें क्या दिखाया गया है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट ही लिख लूंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लैपटॉप इमेज विद फाइल। उसके बाद मैं यहाँ अगर रेटिंग देना चाहूँ अपने वर्क को तो मैं यहाँ से 5 स्टार रेटिंग ही दे देती हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन राइटर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी दिस इमेज क्रिएटेड बाय मुबीना बारी। उसके बाद मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगी। कीवर्ड में मेरे इमेज को सर्च करने से रिलेटेड जो पॉसिबल टैग हो सकते हैं वो मैं लिखूंगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले लैपटॉप लिख लेती हूँ और कॉमा यूज करूंगी मैं इन कीवर्ड को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद उसमें बुक्स शो हो रही हैं तो मैं बुक्स लिख देती हूँ। उसके बाद मैं फाइल शो कर रही हूँ तो मैं फाइल लिख देती हूँ। पेंसिल लिख देती हूँ क्योंकि उसमें पेंसिल्स भी शो हो रही हैं। उसके बाद लैपटॉप विद फाइल लिख देती हूँ। स्टेशनरी लिख देती हूँ। तो ये कुछ कीवर्ड मैंने लिख दिए हैं। अगर मैं इससे ज्यादा लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। फिलहाल मैं इतने ही लिखूंगी ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। उसके बाद कॉपीराइट स्टेट है, तो मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कॉपीराइटेड और पब्लिक डोमेन 2 ऑप्शन मुझे दिए गए हैं। तो अगर मैं अननोन लिखती हूँ तो वहां पे अननोन ही शो होगा कि इसका कॉपीराइटेड स्टेट अननोन है, पता नहीं है कि इसका कॉपीराइट स्टेट क्या है। लेकिन नॉर्मली हम अननोन सिलेक्ट नहीं करते, या तो हम कॉपीराइटेड सिलेक्ट करते हैं या पब्लिक डोमेन। तो मैं यहाँ पे कॉपीराइट सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद कॉपीराइट नोट्स है, तो जो कॉपीराइट हमें सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ही हम यहाँ पे नोट लिखेंगे। अगर हम पब्लिक डोमेन सिलेक्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं फ्री फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई चीज फ्री दे रहे हैं लेकिन कमर्शियल यूज के लिए फ्री नहीं दे रहे तो आप लिखेंगे फ्री फॉर पर्सनल यूज बट नॉट फॉर कमर्शियल यूज। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं आप। और अगर कॉपीराइटेड है तो आप लिख सकते हैं इमेज में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। तो मैंने यहाँ पे कॉपीराइटेड सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इमेज में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। उसके बाद नीचे URL है, तो जिस साइट पे आपने इमेज को अपलोड करना है, अपनी इलस्ट्रेशन को या अपने वर्क को आपने अपलोड करना है, यहाँ आप उसका URL देंगे। जब फिर आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पे वो इमेज मौजूद है। उस तरह से आप उस साइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपने चैनल का URL दूंगी और क्लिक करके बताऊंगी कि मैं अपने चैनल पे पहुंच जाऊंगी। अब आप देखें यहाँ पे मैंने अपने चैनल को ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इस URL को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेती हूँ
और उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर में आ जाती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करके इस URL को पेस्ट कर देती हूँ। और पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें टेम्पलेट शो हो रहा है। टेम्पलेट में हमारे पास दो स्टेट्स हैं कि या तो हम टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं या तो हम टेम्पलेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हम टेम्पलेट बनाते हैं, ये एक तरह से हमारा टेम्पलेट ही है ये इन्फॉर्मेशन, कि इन इन्फॉर्मेशन को हम फ्यूचर में भी जब चाहे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूंगी। अगर हमने एक या एक से ज्यादा टेम्पलेट एक्सपोर्ट करके सेव किए हैं तो हम उनको वापस इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त कोई टेम्पलेट मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं इंपोर्ट भी नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ से पहले एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। अब यहाँ से मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे आप देखें ज़ैम्प फाइल .ज़ैम्प आपको शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लैपटॉप दे देती हूँ। लैपटॉप देने के बाद मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करूंगी और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं तो आप देखें लैपटॉप.ज़ैम्प नाम से ये फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके आपको दिखाऊं और यहाँ से ओपन विद पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये पैनल आता है। मैं इसे एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन कर सकती हूँ, नोटपैड में ओपन कर सकती हूँ या मैं कोई और ऐप सिलेक्ट कर सकती हूँ। और मैं इसे नोटपैड में डायरेक्ट भी ड्रैग करके ओपन कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास नोटपैड ओपन हो गया और उसके बाद मैं इसको पकड़कर यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। और जो लोग वेबसाइट के बारे में जानते हैं वो जानते हैं जब हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे होते हैं तो हम नोटपैड की फाइल को ही सेव करके उसके साथ अटैच करते हैं और जब हम कोडिंग में चेंजिंग करते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो हमारे लोकल सर्वर में मौजूद हमारी वेबसाइट में चेंज अप्लाई हो जाता है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करूंगी। वो इन्फॉर्मेशन, वो मेटा डाटा जो मैंने ऐड किया था उसके साथ सेव है और मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आकर सेव फॉर वेब लेगेसी पे क्लिक करूंगी। अब देखें ये इमेज मुझे यहाँ पे शो हो रही है और अगर मैं इसका परव्यू करूं तो ये परव्यू मुझे मेरे ब्राउजर में शो होगा। आप ऊपर की बार में देखें तो ये unsplash.com की वेबसाइट है। उसके बाद ये इमेज गूगल साइट पे मैंने ओपन किया है और उसके बाद लैपटॉप की ये इमेज मुझे मेरे क्रोम ब्राउजर में शो हो रही है। और उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं, फॉर्मेट JPEG है, डायमेंशन इसकी बताई गई है, साइज इसका कितना है, सेटिंग और क्वालिटी वगैरह बताई गई है। उसके बाद आप देखें लैपटॉप इलस्ट्रेशन ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है और उसके बाद इमेज में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कोडिंग की सूरत में यहाँ पे सेव है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगी, इसको कैंसिल कर देती हूँ और कैंसिल करने के बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आकर एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करूंगी। एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करके अब यहाँ पे फॉर्मेट JPEG है, आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको डेस्कटॉप पे टॉप फाइल के नाम से सेव कर लेती हूँ या JPEG इसका फॉर्मेट है और मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करूंगी और मिनिमाइज करके दिखाऊं तो आप देखें ये टॉप फाइल के नाम से मेरे पास मेरा इमेज सेव हो चुका है। और मैं यहाँ पर अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो अब आप देखें यहाँ पे एटम टाइप JPG है और डेट टेकन, ये किस डेट को बनाई गई है वो इस पे शो हो रही है। और अगर आप इसके टैग देखें तो लैपटॉप, बुक, फाइल, पेंसिल, लैपटॉप विद फाइल, स्टेशनरी, वो तमाम टैग जो मैंने दिए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद रेटिंग मैंने 5 स्टार दी थी वो शो हो रही है, डायमेंशन, उसके बाद टाइटल जो मैंने दिया था लैपटॉप इलस्ट्रेशन वो भी शो हो रहा है। तो ये ना सिर्फ यहाँ पे सेव हुआ बल्कि इसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव हो गई। अब जिसे भी मैं ये इमेज सेंड करूंगी ये इंफॉर्मेशन उसी के साथ सेंड होंगी। और जब आप कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके साथ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और उसके बाद मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। फाइल मेन्यू में आकर फाइल इन्फो पे आऊंगी और फाइल इन्फो पे आकर अब आप देखें यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट का URL दिया था। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरे चैनल का होम पेज ओपन हो जाता है क्योंकि जो URL एड्रेस मैंने दिया था अपने चैनल के होम पेज का दिया था। मैं जिस भी साइट का वहां पे URL देती ये मुझे उसी साइट पे डायरेक्ट कर देता। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और इसको मिनिमाइज कर लूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से इन तमाम इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देती हूँ
ताकि आपको इंपोर्ट ऑप्शन भी प्रैक्टिकली दिखा सकूं। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब आप देखें यहाँ से तमाम फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने डिलीट कर दी है। अब अगर आप अपना सॉफ्टवेयर बंद भी कर देते हैं और उसको दोबारा ओपन करते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, इवन के कुछ सालों के बाद, तो भी जो टेम्पलेट आपने एक्सपोर्ट किया है वो मौजूद रहता है आपके सिस्टम में और आप उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं और वही इंफॉर्मेशन इन तमाम फील्ड में खुद ब खुद फिल हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी क्योंकि मैंने उसे डेस्कटॉप पे सेव किया था। अब आप देखें laptop.zamp नाम से ये फाइल यहाँ पे मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूंगी और इसको ओपन करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें ये तमाम फील्ड खुद ब खुद फिल हो गई हैं क्योंकि वो तमाम डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। इस तरह से आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ किसी इमेज से रिलेटेड ऐड करते हैं आप उसको एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं और जब चाहें आप उसको वापस इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके ज़ैम्प फाइल के तौर पे भी सेव कर सकते हैं ताकि आप उस कोडिंग को किसी भी वेबसाइट में ऐड कर सकें। मैं यहाँ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। उसके बाद कैमरा डाटा है। अगर आपने कोई इमेज कैमरा से कैप्चर की है या किसी से कैप्चर करवाई है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कैमरा डाटा से देंगे और यहाँ आप बताएंगे कि इसका मेकर कौन है, इसका मॉडल कौन है, ऑनर कौन है, लेंस इसका कौन सा है, फोकल लेंथ, एक्सपोजर, इमेज साइज, ओरिएंटेशन इसकी क्या है, इस इमेज की रेजोल्यूशन क्या है। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और इमेज पे वर्क कर रहे हैं तो ये फील्ड्स आपके काम की होंगी, लेकिन मोस्टली इमेज पे वर्किंग हम फोटोशॉप पे करते हैं, इलस्ट्रेटर में कम ही वर्किंग करते हैं। उसके बावजूद अगर आप इलस्ट्रेटर में किसी फोटो पे कोई वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिन है। तो ओरिजिन में आप अपनी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ सबसे ऊपर डेट क्रिएटेड है कि इसे किस डेट को क्रिएट किया गया है। उसके बाद सिटी है कि वो इमेज या वो डॉक्यूमेंट किस सिटी से बिलोंग है, कहाँ पे उसे बनाया गया है। स्टेट एंड प्रोविंस है, कंट्री नेम है, क्रेडिट लाइन है, सोर्स है, हेडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं उस इमेज से रिलेटेड, ट्रांसमिशन रेफरेंस है। तो यहाँ पे आप ये तमाम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद IPTC है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर हमें ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही है, ऑल फील्ड ऑन दिस पैनल आर फ्रॉम द IPTC कोर्स स्टूडेंट, कि इस फील्ड में जो तमाम इंफॉर्मेशन IPTC स्टूडेंट के लिए है। IPTC क्या है? IPTC का मतलब है इंटरनेशनल प्रेस टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल। तो अगर आप इंटरनेशनल प्रेस टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल के स्टूडेंट हैं तो आप इस फील्ड को फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएटर है कि क्रिएटर कौन है, क्रिएटर जॉब टाइटल है कि वो इस काउंसिल में किस पोजीशन पे जॉब कर रहा है, वो यहाँ पे लिखेगा अपना एड्रेस, सिटी नेम, प्रोविंस नेम, पोस्टल कोड, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है वहां का पोस्टल कोड लिखेगा, कंट्री नेम लिखेगा, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, और ये भी सिंपल इंफॉर्मेशन है। अगर आप IPTC रिलेटेड हैं तो ये इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे। उसके बाद IPTC एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे भी डिजिटल इमेज आइडेंटिफायर है, पर्सन शोन्स, किस इमेज में कौन सा पर्सन शो हो रहा है, किससे रिलेटेड है, लोकेशन क्रिएटेड, इसे किस लोकेशन पे क्रिएट किया गया है, यहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद GPS डाटा है। तो यहाँ पे भी कैमरा लोकेशन, सब्जेक्ट लोकेशन, जैसे आप देखें यहाँ भी कैमरा डाटा है और GPS डाटा में भी कैमरा लोकेशन, कैमरा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। लेकिन ऊपर कैमरा से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन है जो इमेज से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे आप देखें तो ऑडियो डाटा और वीडियो डाटा, कि अगर कोई वीडियो डाटा है उससे रिलेटेड कोई कैमरा यूज किया गया है तो यहाँ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। पोजीशन, एटीट्यूड, इमेज डायरेक्शंस, डेस्टिनेशन, बेयरिंग, डिस्टेंस, टाइम सेटअप, रिसीव मूवमेंट, प्रोसेसिंग मेथड, मैप डेटम, एरिया इंफॉर्मेशन, डिफरेंशियल करेक्शंस। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद ऑडियो डाटा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इलस्ट्रेटर किसी भी ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। किसी भी ऑडियो या वीडियो से रिलेटेड कोई भी काम आप इलस्ट्रेटर में नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे ये ऑडियो और वीडियो डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है? ये इसलिए दी गई है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे कोई ऑडियो, तो ये इसलिए दी गई है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे ऑडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी आप पॉपुलेट करवा रहे होते हैं कि वो ऑडियो किसने बनाई है, उसका
ऑनर कौन है, उसके अलावा वो कॉपीराइटेड है या कॉपीराइट फ्री है, जो भी इंफॉर्मेशन आप उस ऑडियो या वीडियो के साथ देना चाहें तो इस मीटा डाटा को ऐड करके स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद आप उस वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं जहां पे आपने अपनी ऑडियो या वीडियो ऐड की है। तो ऑडियो से रिलेटेड भी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, टाइटल है, आर्टिस्ट का नाम, एल्बम नाम है, ट्रैक नंबर। तो यहाँ भी अगर आप ऑडियो से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद वीडियो डाटा है, तो यहाँ भी फ्रेम रेट क्या है, कंप्रेसर, फील्ड ऑर्डर, अल्फा मोड, वीडियो फ्रेम विड्थ, वीडियो फ्रेम हाइट, टाइप नेम, सोर्स, शॉर्ट टेक, शॉर्ट डेट। उसके बाद लॉग कमेंट है, तो आप यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद अगर फोटोशॉप पे आपने कोई काम किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद डायकॉम है, तो डायकॉम की फील्ड मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। अगर आप हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे पेशेंट नेम है, पेशेंट आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, पेशेंट सेक्स है कि वो मेल है या फीमेल, रिफरिंग फिजिशियन है कि किस डॉक्टर ने उसे रिफर किया, स्टडी डेट कि कब उसका एग्जाम किया गया, स्टडी डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर। तो यहाँ तमाम इंफॉर्मेशन पेशेंट से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद AEM प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ AEM का मतलब है एडोबी एक्सपीरियंस मैनेजर। तो यहाँ अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप देने चाहें। उसके बाद अगर रॉ डाटा पे आऊंगी तो यहाँ हमारी इंफॉर्मेशन हमें यू टैग की सूरत में शो हो रही होंगी, आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करें तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो ही आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।